नमस्कार दोस्तों, अब अगली क्लास में अपन बात कर रहे हैं तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर, पशुओं की संभोग क्रिया, प्रसव क्रिया, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात पशुओं में तापमान की बात करेंगे अपन। एक होता है नाड़ी दर और एक होता है श्वसन दर। देखो, तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर तीनों आपके सामने है। सबसे पहली बात, अपन तापमान नाड़ी दर ज्ञात करेंगे कि गाय की कितनी होती है, भैंस की कितनी होती है, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, मुर्गी, जो भी अपने सिलेबस में। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉर्मल जो अपने पास पशु आए हैं कि तापमान कहां से ज्ञात करोगे, नाड़ी दर कहां से ज्ञात करोगे, श्वसन कहां से ज्ञात करोगे, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, तापमान ज्ञात किया जाता है गुदा क्षेत्र से, यानी रेक्टम वाले भाग से। अगर इसको बात करें इंग्लिश में तो रेक्टम वाले भाग से पशु का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूसरी बात, अगर ये भी पूछ ले कि रेक्टम के कौन से, तो रेक्टम में जब वो तापमान को, थर्मामीटर को लगाया जाता है तो उसमें श्लेष्मा झिल्ली को टच करके रखते हैं। और जब अपन तापमान की ज्ञात करते हैं तो अपन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जानवर को कम से कम थोड़ी देर रिलैक्स, एक मान लो कहीं से वो घूमता हुआ आया हो और उस समय आप तापमान ज्ञात करो तो तापमान ज्यादा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी चल रही है वैसे तापमान, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो तापमान ज्यादा आ सकता है। इसलिए जानवर जब रिलैक्स रहे तब तापमान ज्ञात करना है। गुदा वाले क्षेत्र में थर्मामीटर को लगाया जाता है। जैसे आप थर्मामीटर को लगाओगे, श्लेष्मा झिल्ली वो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपको तापमान बता देगा। तो ये गुदा वाले क्षेत्र से ज्ञात करते हैं। नाड़ी दर, अपने पास पशु है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय भैंस है तो गाय भैंस में जो नाड़ी दर ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी, उसके बाद भेड़ बकरी में अगर नाड़ी दर ज्ञात करें तो ये ज्ञात करते हैं अपन पेमोरल आर्टरी, ठीक है ना। तो अगर ऊंट है तो ऊंट में भी यही मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से अपन ज्ञात करते हैं। जैसे सुअर है तो सुअर में भी मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से ज्ञात करते हैं। लेकिन अब देखो, घोड़ा है तो घोड़े में ग्रेट मेटाटार्सल आर्टरी। इसके जो पूरी तरीके से जो सारे नोट्स है वो भी मैं आपके उस पर लिंक भेज दूंगा। आप याद रखना कि इसके अंदर नॉर्मल जो पूछा जाता है गाय भैंस का पूछा जाता है, अगर ऊंट का पूछा जाए मैंने आपको बता दिया ग्रेट मेटाटार्सल आर्टरी घोड़े में होगी, मैक्सिलरी आर्टरी, ग्रेट एक्सटर्नल मेटाटार्सल आर्टरी जो है वो सारी की सारी घोड़े के अंदर हो जाएगी। सुअरी के अंदर अगर नाड़ी दर की अपन बात करते हैं तो मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं श्वसन की, तो पशुओं में श्वसन ज्ञात किया जाता है थूथन पर हाथ रखकर। जैसे मान लो ये पशु का थूथन वाला भाग है तो यहाँ पे हाथ रख के जितनी बार वो सांस ले रहा है, या दूसरी बात हो सकती है कि वो पेट का ऊपर नीचे आना, पेट बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस तरह से भी आप उसकी ये ज्ञात कर सकते हो श्वसन दर। लेकिन मुख्यतः देखो, तापमान गुदा क्षेत्र से ज्ञात किया, गुदा क्षेत्र में आपने श्लेष्मा झिल्ली को टच करके। नाड़ी दर, गाय भैंसों में नाड़ी दर ज्ञात की मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से, भेड़ बकरी में पेमोरल आर्टरी से। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाड़ी दर, नाड़ी व अगर श्वसन ज्ञात करोगे तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नाड़ी दर और श्वसन दर ज्ञात की जाती है प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति घंटा या प्रतिदिन। तो आपको याद होना चाहिए कि नाड़ी दर और श्वसन जो ज्ञात की जाती है वो प्रति मिनट के हिसाब से ज्ञात करते हैं, प्रति मिनट के हिसाब से ज्ञात किया जाता है। ये हो गई बात। दूसरी बात, अगर आपसे कभी ये पूछे कि नाड़ी दर ज्ञात की जाती है तो नाड़ी दर किससे ज्ञात करते हैं, तो नाड़ी दर ज्ञात करते हैं धमनी से। किससे ज्ञात करते हैं, धमनी से। तो इस चीज के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि नाड़ी दर किससे ज्ञात की जाती है, धमनी से ज्ञात की जाती है। नाड़ी दर और श्वसन दर प्रति मिनट के हिसाब से ज्ञात की जाती है। अब आप आगे देखिए, अगर मैं तापमान से संबंधित कुछ चीजें बोलूं और एक नाड़ी दर से संबंधित बोलें, देखो
अगर तापमान सामान्य से कम हो रहा है तो क्या कहोगे, सामान्य से अधिक हो रहा है तो क्या कहोगे, नॉर्मल है तो क्या कहोगे। तो ये चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात आती है, एक आता है ज्वर, एक आती है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया, और एक आता है बेटा हाइपरथर्मिया। तीनों चीजों के बारे में याद रखना, एक होता है ज्वर, एक होता है हाइपोथर्मिया, एक होता है हाइपरथर्मिया। देखो अगर शरीर का तापमान सामान्य से कम हो या ज्यादा हो तो वो ज्वर भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जानवरों के अंदर सभी जो बीमारियां होती है नॉर्मली उनमें सब में तापमान बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा लंगड़ा बुखार है, गलगोटू है, एचएस हेमोरेजिक हेपेटाइटिस जो गलगोटू को बोला जाता है, ये खुरपक्का मुपक्का, रिंडरपेस्ट, लंगड़ा बुखार आदि जो बीमारियां हैं इसमें पशु शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा होता है। लेकिन आपने एक मिल्क फीवर नामक बीमारी का नाम सुना होगा, ठंडा बुखार, निमोनिया, इनमें बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। तो इस वाली कंडीशन में बुखार वो भी है और बुखार वो भी है। जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से कम हुआ तो ठंडा बुखार है, अधिक हुआ तो वो गर्म बुखार है, यानी ये हो सकता है ज्वर। लेकिन अगर अपन पर्टिकुलर अगर उसको टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो शरीर का तापमान सामान्य से कम होना तो कहलाता है हाइपोथर्मिया, सामान्य से अधिक होना कहलाता है हाइपरथर्मिया। याद रखना, सामान्य से कम हुआ तो हाइपोथर्मिया, सामान्य से अधिक हुआ तो हाइपरथर्मिया। हाइपो और हाइपर में दोनों में अंतर है। हाइपो में 3 वर्ड आ रहे हैं और हाइपो में 4 आ रहे हैं। हाइपर में 4 आ रहे हैं और हाइपो में 3, तो 4 वाला ज्यादा और 3 वाला कम, तो हाइपो कम हो गया बेटा और हाइपर यानी ज्यादा। क्योंकि आप देखो हाइपर 4 वर्ड आ रहे हैं, हाइपो 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 वाला कम हो जाएगा और 4 वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यानी कि हाइपरथर्मिया में तापमान बढ़ता है और हाइपोथर्मिया में सामान्य से कम होता है। ये तो बात हुई किसकी, तापमान की। नाड़ी दर में 2 चीजें याद रखनी है आपको, एक होती है टोकीकार्डिया और एक होती है ब्रेडिकार्डिया। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाड़ी दर का टॉप पे जाना है, यानी नाड़ी दर का बढ़ना तो कहलाता है टोकीकार्डिया। नाड़ी दर का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया। तो देख लो दोनों चीजों में अंतर है। टोकीकार्डिया यानी नाड़ी दर का सामान्य से अधिक होना, ब्रेडिकार्डिया यानी कि सामान्य से कम होना, तो वो कहलाता है टोकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अब अपन बात कर लेते हैं पशुओं में तापमान की, उसके बाद नाड़ी दर की और उसके बाद श्वसन दर की। देखो ये चीजें आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये प्योर एनसीईआरटी, पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो करती है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तापमान तो गाय आ गया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये पशु हो गया आपके, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, मुर्गी हुआ। इसके अलावा जो जो पशु आएंगे उनके मैं आपको अलग से लिखा दूंगा कि 1-2 पशु के सिर्फ नाड़ी दर पूछेंगे, श्वसन दर पूछेंगे, क्या पूछेंगे उनका मैं लिखा दूंगा आपको। लेकिन ये याद रखो, सबसे पहले सब तापमान में लिखाऊंगा, फारेनहाइट में लिखाऊंगा, तो यानी कि इसका तापमान होता है 101.5 डिग्री फारेनहाइट, इसका भी होता है 101.5 डिग्री फारेनहाइट, भेड़ का होता है 102.5 डिग्री फारेनहाइट, बकरी का भी इतना ही होता है 102.5 डिग्री फारेनहाइट हो गया। ऊंट का 2 बार चेंज होता है, एक बार 97.6 से लेकर 99.7 तक या 6 तक हो सकता है, ठीक है ना। तापमान सुबह अलग होगा, दिन में अलग होगा, शाम को, क्योंकि इसमें तापमान परिवर्तित होता रहता है। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट तापमान है वो 106.5 या 160 डिग्री फारेनहाइट जो मुर्गी का तापमान होता है। अब अपन बात करते हैं नाड़ी दर की, तो गाय की नाड़ी दर होती है 40 से 50 प्रति मिनट,
भैंस की होती है 40 से 45 प्रति मिनट, भेड़ की होती है 70 से 80 प्रति मिनट, और बकरी की भी होती है 70 से 80 प्रति मिनट। ऊंट की अगर अपन बात करते हैं तो ऊंट की नाड़ी दर होती है 32 से 50 प्रति मिनट, और मुर्गी की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी नाड़ी दर 130 से 160 भी होती है, और हाँफने वाली कंडीशन में इसकी नाड़ी दर होती है लगभग 200 से 400। तो ये चीज याद रखना, सामान्य 130 से 160 होती है, लेकिन हाँफने वाली कंडीशन में 200 से 400 तक होती है। अब बात करते हैं अपन श्वसन की, तो गाय सांस लेती है 20 से 22 बार 1 मिनट में। भैंस जो होती है वो भैंस की जो श्वसन दर होती है वो नॉर्मल आप देखिए 16 से 18। भेड़ और बकरी की दोनों की 12-20। ऊंट की सबसे ज्यादा श्वसन दर इंपॉर्टेंट है, ओनली 5 से 7, और भेड़ बकरी ये मतलब सॉरी क्या मुर्गी हुआ मनुष्य हुआ इन सबकी 15 से 30 प्रति मिनट। तो ये नाड़ी दर, ये तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब कुछ बसों के अलग से पढ़ने हैं जो आ सकता है एग्जाम में, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि वो अपने ज्यादा सिलेबस में भी नहीं है और उससे ज्यादा प्रश्न आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तापमान है, नाड़ी दर है और श्वसन दर, ये आपका है। देखो अब इनमें से गाय का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, भेड़ 102.5, बकरी 102.5। नाड़ी दर में ये दोनों नाड़ी दर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, श्वसन दर ये भी पूछी गई है एग्जाम में, तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप आगे देखिए कि अपने घोड़ा अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन घोड़े में से एक तो इसका तापमान तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इसकी श्वसन दर एक बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो इसकी श्वसन दर याद रखना, इसकी श्वसन दर होती है 8 से 12 प्रति मिनट। कितनी होती है? 8 से 12। अगर आपसे इसकी श्वसन दर वो जो नाड़ी दर पूछ ले तो इसकी नाड़ी दर होती है लगभग 32 से 40 के आसपास, और वहां पे वो 32 से 50 किसकी हुई थी बेटा? ऊंट की हुई थी। तो ये याद रखना है आपको, 8 से 12 पूछे तो घोड़ी की श्वसन दर आ जाएगी, और नाड़ी दर पूछे तो 32 से 40, क्योंकि ये प्रश्न लास्ट एलएससी भर्ती के अंदर पूछा गया था, तो 8 से 12 उसकी श्वसन दर हो जाएगी। अब आप आगे देखिए, इसके बाद ये तो बात थी अपनी तापमान की, नाड़ी दर की और श्वसन दर की, कहां से आपने याद किया, किस क्षेत्र से याद किया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, मैंने तापमान आपको फ़ारेनहाइट में बताया है, तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, क्योंकि मान लो एग्जाम में वहां सेल्सियस आ गया और आपने फ़ारेनहाइट में रट लिया 106.5 रट लिया साहब। अब आप कह दो कि सर नहीं मेरे को तो 106.7 ही पढ़ाया था, तो मैं कैसे सेल्सियस में बदलता, तो वो चीज भी आपको आनी चाहिए। तो देखो अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस में बदलने के लिए F-32/9 × 5, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो यहां पे होता है बेटा 9/5 × C + 32। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। सेल्सियस में अगर ज्ञात करना है तो F-32/9 × 5, फ़ारेनहाइट में अगर ज्ञात करना है तो 9/5 × C + 32। ठीक है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब अपन यहाँ के बदल के भी देखते हैं, यहीं पर अपन इसको बदलने की कोशिश करते हैं कि ये वाकई सही है या नहीं है, दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अब देखो अपने पास गाय का तापमान है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो पहले अपन इसको सेल्सियस में बदल के देख लेते हैं। तो देखो मान भर दो आप, वही फ़ारेनहाइट की जगह आपने लिख दिया 101.5, फ़ारेनहाइट की जगह आपने क्या लिखा 101.5, यहां पे आपने कर दिया -32/9 × 5, हो गया ऐसा। अब आप देखो कि 101.5 में से अगर आप 32 को माइनस करोगे, किसको 32 को माइनस करोगे, तो अब देखो 32 में अगर अपन 8 जोड़ते हैं तो 40, और 40 में 60 जोड़ते हैं तो 100, यानी 68 तो अपने पास ये आ गए, और 1.5 वो भी है, तो यानी कि 68 यानी कि 69.5/9 × 5। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, 101.5 माइनस 32 किया तो वो बचा 69.5 बचा, /9 × 5। अब आप देखो सबसे पहली बात कि नॉर्मल, सबसे पहले आप या तो इसके अंदर भाग दे लो किसका 9 का, या इन दोनों को गुणा कर लो फिर बाद में दे लेना, लेकिन सबसे पहले सिंपल करते हैं अपन, 69.5 के अंदर 9 का भाग देते हैं, इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं अपन, ताकि एक जो आएगा उसको एक के बाद लगा देंगे।
अब देखो आपके पास ऑप्शन में ये है कि 695 के अंदर आप 9 का भाग दोगे तो आपने भाग दिया यहां पे 7 बार, तो यहां पे आया 63, बचा ये 6 और ये आ गया यहां पे 65। फिर आप दोगे तो फिर लगभग जाएगा कितनी बार, 7 बार जाएगा। आपने कहा था कि एक के बाद लगा देंगे तो लगभग उत्तर लगभग ही आएगा बेटा, तो 7.7 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। तो देखो ये 7.7 इंटू मल्टीप्लाई करने किससे, 5 से करने हैं। 7 को 5 से गुणा करोगे तो 5, यहां आ गया 3। 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35, 35 और 3 कितने हो गए, 38। एक के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा देखो ये वाला पॉइंट एक के बाद है, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया नहीं आया, ये चीज याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो। और आप देख लो, मैं आपको ज्यादा नहीं, लेकिन आप 1 या 2 सुपरवाइजर की भर्ती देखना, लास्ट 1-2 सुपरवाइजर, उसमें एक बार दंत सूत्र पूछा गया था और एक बार तापमान पूछा गया था। तो आपको ध्यान से रखना है कि नाड़ी दर ज्ञात करनी कैसी थी, तापमान का सूत्र क्या होगा, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। जैसे मान लो अभी आप कोई सा भी है, जैसे आप एक चीज मान लो कि कृत्रिम योनि का तापमान ले लो आप, तो कृत्रिम योनि में जब वीर्य एकत्रित किया जाता है तो उसका तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। गाय के अंदर अपन उसके अंदर 42 रखते हैं, भैंस में 39 रखते हैं। अब अगर मान लो वो वहां पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस में नहीं आया और उसने फ़ारेनहाइट में पूछ लिया कि कितना तापमान रखोगी, तो फिर चक्कर पड़ गया। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। इसलिए चीजें कैसे भी पूछा जाए, प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, आपको याद होना चाहिए कि तापमान को वो उल्टा पूछे या सीधा पूछे, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे देखिए, ये अपना तापमान, नाड़ी दर और श्वसन दर वाला मामला खत्म हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा पशुओं के मांस में। पशुओं का मांस से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो मांस, एक तो हो गया गाय का, एक हो गया भैंस का, एक हो गया भेड़ का, एक बकरी का हो गया, एक हो गया सूअर का, एक हो गया ऊंट का, एक हो गया मुर्गी का, एक हो गया नवजात बछड़े का। गाये, भैंसे, भेड़े, बकरिए, सुअरे, ऊंटे, मुर्गी, नवजात बछड़ा है अपने पास। तो आप देखो सबसे पहले गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। मांस को, भैंस का जो मांस होता है उसको बोला जाता है, एक तो बफन भी बोल सकते हो आप उसको, और एक उसको बोला जाता है केरा बीफ। तो इस चीज को भी याद रखना है, गाय का मांस क्या कहलाता है, बीफ, भैंस का क्या कहलाता है, बफन, और भैंस का मांस को केरा बीफ भी कहा जाता है। भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन, बकरी के को कहा जाता है चेवन, सुअर के को कहा जाता है पोरक। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोरक कहा जाता है। जबकि सुअर के जो नमकीनी मांस होता है, सुअर का जो नमकीनी मांस होता है उसको आप कहते हो बेकन। उसके बाद ऊंट आ गया, तो ऊंट के मांस को कहा जाता है हंसी। मुर्गी आ गया, तो मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। जबकि एक मुर्गी और होती है कड़कनाथ, तो कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसके मांस को कहा जाता है टेंडर। कड़कनाथ मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है, टेंडर कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें नवजात बछड़े की, तो नवजात बछड़े के मांस को कहा जाता है व्हील। क्या कहा जाता है, व्हील। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, भैंस के मांस को बफन, भेड़ के को मटन, बकरी के को चेवन, सुअर को पोरक और नमकीनी मांस को बेकन, ऊंट के को हंसी, वहां भैंस के को केरा बीफ भी बोला गया था। मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है, जबकि नवजात बछड़े का व्हील कहलाता है, और कड़कनाथ जो मुर्गी था उसका टेंडर कहलाया। अब देखो अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल ज्यादा तो पूछते नहीं है, लेकिन मांस के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन। तो एक दो चीजें और हैं जो पूछा जा सकता है कि देखो सबसे पहली बात तो है मांस। अब मांस के अंदर सबसे पहली अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है आपसे कि मुर्गी के मांस का रंग कैसा होता है, तो मुर्गी के मांस का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि मांस सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है, तो मांस सबसे ज्यादा स्रोत होता है किसका, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तीसरा पूछा जा सकता है कि मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन होती है।
मांस के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन प्रोटीन मांस के अंदर पाई जाती है। तो ये कुछ चीजें, किसका रंग सफेद होता है? तो नॉर्मल प्रोटीन किसका अच्छा स्रोत होता है? मायोसिन प्रोटीन किसका? मांस का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कॉमन चीजें, इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो अब देखो, ऐसे अपन ने मांस पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं बेटा पशुओं के संभोग क्रिया की। संभोग क्रिया की देखो, संभोग क्रिया यानी कि नर व मादा का सहवास कराना। ऐसा देखा होगा कि प्रजनन, अगर बात करें अपन प्रजनन की बात करें, किसी भी संतान उत्पत्ति के लिए नर व मादा का सहवास कराना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन 3 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। कृत्रिम में नर मादा आपस में सहवास कर रहे हैं, किसी का भी कोई योगदान नहीं होता, वो तो होता है प्राकृतिक। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान आप बोल सकते हो। एक होता है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। तो 3 तकनीकों से किया जाता है। तो जो नर व मादा के द्वारा आपस में सहवास कराया जाता है उसे संभोग क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो संभोग क्रिया अलग अलग पशुओं में किस नाम से जानी जाती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है अपने पास गाय की, फिर आती है भैंस की, फिर आती है भेड़ की, बकरी की, ऊंटनी की, और उसके बाद घोड़ी की। ये जो अपने जो पशु है, मुर्गियों के अंदर ऐसा नहीं होता है। उस वाली प्रोसेस को अपन पैन मेटिंग और फ्लॉक मेटिंग के नाम से भी जानते हैं डायरेक्ट। ये मुर्गी भी लिख देता हूं मैं, आप इसको पैन मेटिंग या फ्लॉक मेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये संभोग क्रिया को इंग्लिश में मेटिंग भी बोला जाता है। ये भी आप याद रखना, कभी आ जाए कि निम्न में से गाय की मेटिंग क्रिया कौन सी, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर मेटिंग कहां से आ गया। तो मेटिंग को बोला जाता है संभोग क्रिया। अब देखो, गाय की संभोग क्रिया को बोला जाता है सर्विंग, भैंस की को भी बोला जाता है सर्विंग। अब यहां पे भेड़ और बकरी है, तो बकरी की को बोला जाता है सर्विंग, जबकि इसकी को बोला जाता है टपिंग। भेड़ की संभोग क्रिया को टपिंग बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ऊंटनी में पूछा केपोलेशन, घोड़ी के अंदर बोलते हैं कवरिंग। घोड़ी के अंदर क्या होता है? कवरिंग होता है। ऊंटनी के अंदर केपोलेशन होता है, और मुर्गी के अंदर पेन मेटिंग, वो ये है। अब अभी जैसे मान लो नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कि सुअरी में क्या बोला जाता है, तो सुअरी में कपलिंग बोलते हैं। सुअरी में क्या बोलते हैं? कपलिंग। सुअरी में कपलिंग बोला जाता है। तो नॉर्मल गाय में सर्विंग हो गया, भैंस में सर्विंग हो गया, भेड़ में टपिंग हो गया, बकरी में सर्विंग हो गया, ऊंटनी में केपुलेशन हो गया, और घोड़ी के अंदर कवरिंग हो गया, मुर्गी के अंदर पेन मेटिंग, फ्लॉक मेटिंग हो गया। कपलिंग की अगर अपन बात करते हैं तो किसके अंदर होगी? सुअरी के अंदर। तो ये संभोग क्रिया हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके आगे पशु के झुंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि किस पशु का समूह क्या कहलाएगा उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। समूह, तो देखो अपने पास गाय, भैंस, भेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, मुर्गी और सुअर आदि पशु के बारे में अपन बात करेंगे। बेटा इनका समूह क्या कहलाएगा? मतलब समूह का मतलब ये है कि जैसे मान लो 10-20 पशु एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो उस समूह को क्या कहेंगे। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस समूह में से किसी जानवर को आप बाहर निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे, वो भी मैं आपको यही बताऊंगा। तो देखो, एक हो गया सुअर, गाय हो गया, तो सुअर के समूह को कहा जाता है ड्रो। फिर उसके बाद गाय के समूह को कहा जाता है हर्ड, भैंस के को भी कहा जाता है हर्ड, और नॉर्मली इसको बोला जाता है, भेड़ के को बोला जाता है फ्लॉक, बकरी के को बोला जाता है ट्रिप, ऊंट के को बोला जाता है हर्ड या टोला, और बकरी घोड़ी को बोला जाता है हर्ड या पैक। और उसके बाद आता है मुर्गी।
तो मुर्गी के जो समूह होता है उसको बोला जाता है अपन फ्लॉक। क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। सूअर के समूह को ड्रोव कहा जाता है, गाय को हर्ड कहा जाता है, भैंस को हर्ड कहा जाता है, भेड़ का वाला फ्लॉक कहलाता है, बकरी वाला ट्रिप कहलाता है, ऊंट वाला हर्ड वो टोला कहलाता है, घोड़ा वाला हर्ड वो पैक कहलाता है, मुर्गी वाला फ्लॉक कहलाता है। तो इन सब